हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी ना। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा बातें न करते हुए। टॉपिक पे आए तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सीईटी RSSB सीईटी 12th बेस के जो फॉर्म है वो उसका विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 24 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट है। एग्जाम डेट मैंने आपको अनाउंस कर दी थी, अक्टूबर में आपको आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। 25 नंबर की साइंस हमारे इस पेपर में आने वाली है, तो तैयारी में जुट जाओ, प्ले लिस्ट उठाओ और फटाफट कवर करो। साथ के साथ एमसीक्यूज की क्लासेस लगातार देखो, रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। और अब एक रीजनिंग एक साइंस रीजनिंग को भी बीच में ऐड करते हैं ताकि आपको जल्दी से सिलेबस करवाया जाए। ठीक है। और इसी के साथ साथ HSSC हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के जो फॉर्म चल रहे हैं उसमें साइंस के मैंने कुछ टॉपिक देखे थे, उसमें भी 15 नंबर की साइंस थी। तो जो हरियाणा से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं और जो शायद क्लासेस देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये क्लासेस की आपको जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस मैंने देखा था, सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। तो उसमें अगर आप पूरा पढ़ना चाहोगे, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा तो हमारा है ही, पूरी साइंस डाली हुई है। लेकिन मैंने सिलेबस में टॉपिक भी उठाए हैं। सिलेबस से विस्तृत जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें तो सीधा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखा हुआ है। लेकिन अनदर एप्लीकेशन, अनदर साइट से मैंने कुछ टॉपिक उठाए हैं, वो टॉपिक मैं आपके सामने ऐड कर देता हूं और आप उसको टॉपिक को देख लेना। ठीक है। लिख रहा हूं भाई टॉपिक। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे? फिजिक्स के टॉपिक कौन कौन से आएंगे? तो एक आएगा आपका यांत्रिकी, दूसरा गति जिसमें गति के नियम वगैरह आ जाएंगे, तीसरा बल, फोर्स, चौथा गुरुत्वाकर्षण, पांचवा कार्य, छठवां ऊर्जा, सातवां शक्ति, उसके बाद में प्रकाश हो चुका है। ये इतने टॉपिक अपने हो चुके हैं। दो टॉपिक रहते हैं करवाने वाले, एक दर्पण रहता है और एक लेंस रहता है और एक मानव नेत्र रहता है। ये तो अपने रहते हैं इसमें करवाने वाले। करवा दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक है, एक क्लासेस के टॉपिक हैं। उसके बाद में विद्युत धारा, ये नेक्स्ट टॉपिक अपना फिजिक्स का रहने वाला है, जिसमें ओम का नियम, ओम का नियम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा स्रोत जिसमें नवीनीकृत, अनवीनीकृत, और इसी के साथ में इसका एक टॉपिक और है परिपथ। ठीक है। दोबारा से देखो, फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है? यांत्रिकी है, गतिकी है, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, प्रकाश है, दर्पण है, लेंस है, मानव नेत्र है। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, परिपथ और ऊर्जा के नवीनीकृत और अनवीनीकृत स्रोत। ठीक है। ये तो है आपके फिजिक्स के। लो दिखा देता हूं, देख लो। ठीक है। अब मेरे पास तो यही सॉल्यूशन है दिखाने का। और उसके बाद में बात करें केमिस्ट्री की। इसकी केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं? ये मैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की बात कर रहा हूं भाई। और इसमें पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, प्रकृति, रासायनिक समीकरण, पदार्थ की अवस्था, लिखित तो रासायनिक पदार्थ अवस्था, इसमें ठोस, द्रव, गैस, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें रासायनिक समीकरण, फिर अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार, लवण, फिर आपका धातु और अधातु, और अधातु, ये भी अपना काफी लेंथी टॉपिक था, करवाया हुआ है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये अपनी यूट्यूब की पहली क्लास थी। ठीक है। कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन, यौगिक व उसके अपरूप, कौन से? हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट, करवाया हुआ है ना। इसके बाद में है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। ठीक है। आगे बात करें बायोलॉजी के, तो मैं इसमें ये फटाफट मिटाने का प्रयास करता हूं और आगे अपने बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक दो टॉपिक हैं बायोलॉजी के, वो भी आप देख लेना, करवाए हुए हैं सारे। तो फटाफट करवा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको सारी चीजें करवा देता, पर कोई बात नहीं, जितना है उतना तो करवाएंगे। बायोलॉजी में कौन कौन से हैं? कोशिका पूरा करवाया हुआ है लगभग,
8 क्लासें थी इसकी। उसके बाद में ऊतक लगभग 4 क्लासें थी। उसके बाद में पोषण लगभग 3 या 4 क्लासें थी। उसके बाद में श्वसन लगभग 3 क्लासेस थी। उसके बाद में परिवहन 4 क्लासें। उसके बाद में उत्सर्जन 2 क्लासें। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र 2 क्लासें, मस्तिष्क बड़ा करवाया था ना वो सारा। उसके बाद में पादप हार्मोन 2 क्लासें, और इसके बाद में प्रजनन व प्रजनन की लगभग 3 क्लासें थी, और उसमें अनुवांशिकता की लगभग 4 क्लासेस थी, और पारिस्थितिकी की लगभग 3-4 क्लासेस थी, और पर्यावरण अध्ययन की भी 3 क्लासेस हैं। ये हमारे बायोलॉजी के टॉपिक हैं। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये आपको 15 नंबर की साइंस है आपकी हरियाणा सीईटी के लिए, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ राजस्थान सीईटी का सिलेबस हमने पढ़ा ही दिया था आपको, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। कल मैं आपको विस्तृत सिलेबस और विस्तृत नोटिफिकेशन को डिटेल से पूरी जानकारी आपको उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो ये कर लेना भाई फटाफट। आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा परमाणु संरचना। कौन सा टॉपिक चल रहा था? परमाणु संरचना। बोल बोल के गला दुखने लग गया। चलिए, पहला है, अब परमाणु के मॉडल दिए थे भाई। तो पहला था ठोस गोला मॉडल। कौन सा गोला? ठोस गोला, यानी कि परमाणु को ठोस गोले के रूप में माना गया कि परमाणु क्या है? एक ठोस गोला है। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने परमाणु को क्या कहा? डाल्टन ने परमाणु को एक ठोस गोला कहा। क्या कहा? ठोस गोला। कब? 1803 में, पिछली क्लास में हमने देखा था। और क्या कहा? और कहा कि परमाणु अविभाज्य कण है। ये भी हमने पढ़ लिया था। एक तत्व में परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक ही तत्व में परमाणुओं के जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद में अभिक्रिया के द्वारा न तो परमाणु बनाया जा सकता है और न इसे नष्ट किया जा सकता है। ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने बोला कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के लिए एक बात बोली थी जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जॉन डाल्टन ने परमाणु के लिए एक खास बात ये बोली थी कि अभिक्रिया के द्वारा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो आप परमाणु को बना सकते हो और ना ही आप परमाणु को नष्ट कर सकते हो, उसका सिर्फ आप रूप का पुनरावर्तन कर सकते हो। ये बात बोली थी जॉन डाल्टन। उसके बाद में अगला मॉडल दिया था नाभिकीय मॉडल। अगला मॉडल था नाभिकीय मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि नाभिक होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो बीच में होता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से कक्षाओं में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बोली थी? रदरफोर्ड ने। किसने? नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ये आपको याद रखना है। कब दिया था? 1911 में। 1911 में दिया था। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। उन्होंने ये बात बोली थी कि परमाणु है ये, तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक में केंद्रित रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर केंद्रित रहता है? नाभिक में केंद्रित रहता है। नाभिक पर धनावेश होता है। नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में केंद्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था कौन सा? नाभिकीय मॉडल। अगला है ग्रहीय मॉडल। कौन सा? ग्रहीय मॉडल। नील्स बोर ने दिया था भाई। किसने दिया था ग्रहीय मॉडल? ग्रहीय मॉडल दिया था नील्स बोर ने। ग्रहीय मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? नील्स बोर ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस पथ में गति करते हैं उसे कक्षा कहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ में गति करते हैं उसे बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। और सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली जो कक्षा है उसमें 8 ही, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट थी ग्रहीय मॉडल की। अब बोर के परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विपरीत नियम है। अब पूछ सकता है
कि बोर का जो नील्स बोर का ये जो ग्रहीय मॉडल है इसके विपरीत कौन सा नियम है, तो आप कहोगे हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये बात इन्होंने बोली थी। अगला है रदरफोर्ड द्वारा पतले स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। कि रदरफोर्ड ने पतली स्वर्ण पन्नी, पतली एक स्वर्ण पन्नी ली थी, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करवाई, बहुत कण सीधे निकल गए, कुछ कण परिवर्तित हो गए, कुछ सिर्फ हजारों में से एक कण ही वापस आया, परिवर्तित हुआ। ये मैंने आपको नियम करवाया था, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि इस क्लास को देखने से पहले आपको पिछली क्लास से देखनी पड़ेगी, पिछली क्लास से आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो बोला है कि रदरफोर्ड ने, पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि स्वर्ण पन्नी पर प्रयोग किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। कौन से कण गिराए, अल्फा कण गिराए। क्या प्रयोग का नाम क्या था, तो प्रयोग का नाम था प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इस प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा किसकी खोज हुई, तो इस प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा नाभिकी की खोज हुई। कब हुई, 1911 में। एक ही बात से कितने क्वेश्चन निकले। पहला क्वेश्चन रदरफोर्ड ने पतले किस पर प्रयोग किया, पतली स्वर्ण पन्नी पर। पतली स्वर्ण पन्नी पर खोज प्रयोग किसने किया, रदरफोर्ड ने। कौन से कण गिराए, अल्फा कण गिराए। प्रयोग का नाम क्या था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। किसके लिए उत्तरदायी था, तो नाभिक की खोज के लिए। कब हुई, 1911 में। इतने क्वेश्चन एक लाइन से, इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और यही वन लाइनर मैं करवा रहा हूं। परमाणु में न्यूक्लियन की उपस्थिति को सिद्ध किया, और इसी के साथ साथ परमाणु में न्यूक्लियन की उपस्थिति भी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। चलिए अगला, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग दोनों में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा में और उसके वेग में दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि में क्या होती है, 10⁻⁻27। पीछे कर लिया था। तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनीय विन्यासीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि तत्व की प्रकृति क्या है, कि वो धातु है, अधातु है, उपधातु है, संक्रमण धातु है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति का निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यासीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनीय विन्यासीकरण के द्वारा करते हैं। अगला, किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है n2n की स्क्वायर। तो n यहां पर है कोश की संख्या। ठीक है, अगला है 0O कोश में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन 50 होते हैं। एक बार इसको याद करो, आगे करवाता हूं कि ये इस इलेक्ट्रॉन 50 का मतलब क्या है। O कोश में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन बताऊंगा आगे, थोड़ा सा वेट करो। किसी कोश की क्रम संख्या उस कोश के उपकोश की संख्या का व्यक्त करता है। किसी कोश की क्रम संख्या है उस कोश के उपकोश की संख्या को व्यक्त करती है, बिल्कुल करती है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में उसके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, उपकोशों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। परमाणु का बाह्य कोश को क्या बोलते हैं, संयोजी कोश, और परमाणु के बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जब जैसे ये सबसे बाहरी कोश है तो इसे अपने क्या बोलते हैं, संयोजी कोश बोल दिया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे कोश बोलते हैं, और इसके उपकोश क्या होते हैं, sp-d-f। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी। अब आपको परमाणु के बारे में मैं थोड़ा सा समझाता हूं। इस परमाणु को आप स्क्रीनशॉट लो और इसको जूम करके देखो, स्क्रीनशॉट लो और इसको जूम करके देखो ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये देखो, ये है नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। पहली कक्षा कौन सी, पहली कक्षा, जिसका नाम होता है N1। क्या नाम होता है, N1। तो पहली कक्षा यानी कि N1, इसे बोलते हैं प्रथम कोश। इस प्रथम कोश में कितने उपकोश होते हैं, तो एक ही उपकोश होता है। कोश के अंदर उपकोश, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, तो कोश के अंदर उपकोश। तो इस N1 के अंदर कितने उपकोश हैं, एक, और उसका नाम है S। अब यहां पर मैंने बोली थी ना, किसी कोश के क्रम की संख्या उस कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या। अब क्रम संख्या n बराबर 1, उपकोश 1, और उसका नाम है S। उसके बाद में दूसरी कक्षा कौन सी आ गई,
दूसरी कक्षा, तो इसमें होता है N2 द्वितीय कोश, उपकोश 2, कौन कौन से 2N, ठीक है, उपकोश 2 S और P, ठीक है। उसके बाद में तीसरी कक्षा, तृतीय कक्षा, उपकोश 3 SPD, ये रही आपकी तीसरी कक्षा। और इसके बाद में चौथी कक्षा, तो उपकोश 4 SPDF, ये परमाणु की संरचना हो गई। चलिए, इस सारणी को आप अच्छे से समझोगे फिर आपको, तो मैं आपको पहले फिर बोल चुका हूं कि इस क्लास को देखने से पहले आप पहले परमाणु का जो पूरा कंसेप्ट है जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको देख के आइए, फिर ही आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज ये टॉपिक तो इतना है ना टफ थोड़ा सा कि बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, अपने करेंगे। तो आप पहले क्लास को देख के फिर आपको एक क्वेश्चन करोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, क्या बातें कह रहा है कि कोश कितने होते हैं, कोश का नाम, तो कोश K L M N O P Q, मैक्सिमम इतने कोश हो सकते हैं। N बराबर K के लिए N बराबर 1, L के लिए N बराबर 2, M के लिए N बराबर 3, N के लिए N बराबर 4, O के लिए N बराबर 5, P के लिए N बराबर 6, Q के लिए N बराबर 7, ठीक है। ये तो हो गए कोश। अब यहां पर देखो N बराबर 1, उपकोश 1, कोश 1, उपकोश 1, क्रम संख्या N बराबर 1, उपकोश भी 1, कौन सा S, N बराबर 2, उपकोश भी 2, कौन कौन से S और P, N बराबर 3, उपकोश कितने 3 SPD, N बराबर 4, उपकोश भी कितने SPDF 4, N बराबर 5, उपकोश भी 5 SPDFG, N बराबर 6, उपकोश भी SPDFGH, N बराबर 7 SPDFGHI, ये हो गया आपके उपकोश। अब देखो कक्षक 1, इसमें कक्षक 1 होगा, S कक्षक, कक्षक कितना है 1, लो जी यहां पर मैं थोड़े से कक्षक भी बना देता हूं। इधर S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, तो टोटल इसमें कक्षक हो गए 4। इधर S का 1 कक्षक, P के 3 कक्षक, P के कितने कक्षक होते हैं 3 और D के 5। इधर S का 1 उपकोश है ना, ये देखो 4, P के 3, D के 5 और F के 7। इधर फिर इधर कक्षक कितने हैं, इसमें 5 है, तो 1 S के लिए 1 कक्षक, P के लिए 3 कक्षक, D के लिए 5 कक्षक, F के लिए 7 कक्षक और G के लिए 9 कक्षक। फिर 6 में बात करें तो S के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए 5, F के लिए 7, G के लिए 9, H के लिए 11, S के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए 5, F के लिए 7, G के लिए 9, H के लिए 11 और I के लिए 13। ध्यान से देखो तो सम संख्याएं चल रही हैं, ध्यान से देखोगे तो सॉरी विषम संख्याएं चल रही हैं। अब इसमें कितने कक्षक है 1, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन डबल कर दो, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं, तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर कक्षक टोटल कितने हैं 4, तो उपकोश 3 है, उपकोश कितने हैं, उपकोश 2 ही हैं, 1 और 3, S और P है, तो P में 3 कक्षक होते हैं, तो टोटल 4 कक्षक हो गए, तो 4 दूनी 8। इधर S कक्षक में 1, P कक्षक में 3, S उपकोश में 1 कक्षक, P उपकोश में 3 कक्षक और D उपकोश में 5 कक्षक, टोटल कक्षक 1 + 3 + 5 बराबर 9। 9 कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में यहां पर ध्यान से देखोगे तो S के लिए, S उपकोश के लिए कितने कक्षक होते हैं 1 कक्षक, D के लिए 3 कक्षक, P के लिए 3 कक्षक, D के लिए 5 कक्षक होते हैं, S के लिए, F के लिए 7 कक्षक होते हैं, तो टोटल कक्षक 1 और 3 4, 4 और 5 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 कक्षक।
एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो n कक्षक में कितने, अब ये पूछ सकता है कि चलो आगे और बनाएंगे, अभी इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इधर s के लिए एक कक्षक होता है, s उपकोष के लिए एक कक्षक, p के लिए 3 कक्षक, d के लिए 5, ये सारी बता दी। तो कर लो भाई, 1 3 5 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, तो 25 का डबल 50 इलेक्ट्रॉन हो गई। p के लिए देख लो 1 3 5 7 9 11 36 36 दूना 72, और q के लिए 49 दूना 98। ठीक है, ये आपके कक्षक हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि k या n1 में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप कहोगे 2, n2 के लिए इलेक्ट्रॉन 8, n3 के लिए इलेक्ट्रॉन 18, n4 के लिए इलेक्ट्रॉन 32, n5 के लिए इलेक्ट्रॉन 50, n6 के लिए इलेक्ट्रॉन 72 और n7 के लिए इलेक्ट्रॉन 98। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, k कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, l कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, m कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, n कोश में 32 इलेक्ट्रॉन, o कोश में 50 इलेक्ट्रॉन, p कोश में 72 इलेक्ट्रॉन, q कोश में 98 इलेक्ट्रॉन। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है। दूसरा कि k कोश में, उपकोश में, k कोश में कितने, एक उपकोष होता है, l में 2 होते हैं, m में 3 होते हैं, n में 4 होते हैं, o में 5 होते हैं, p में 6 होते हैं और q में 7 होते हैं। पूछ सकता है कि k में कौन सा होता है, तो ओनली s, l में sp, m में spd, n में spdf, o में spdfg, p में spdfgh और q में spdfgh i। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ये सारणी बना लेना, इसको समझ लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो परमाणु संरचना की ये छोटी सी क्लास भी वन लाइनर की मैंने आपको करवाने का प्रयास किया है सॉल्यूशन के साथ, और गर्मी लग रही है बहुत, इस क्लास को करते हैं यही समापन। मिलते हैं अगली क्लास में, परमाणु संरचना की ये क्लास और बनेगी और उसके बाद में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।